एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कृषि विद्यापीठ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट जो यूरोपियन कंपनीज थी जो इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी, और नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। और अब हम लोग जो है इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट यूरोपियन कंपनी थी वो थे पुर्तगाली जो थे वो पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। एक्चुअली वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत पहुंचा। खोजते खोजते वो एक बहुत बड़ा साहसिक नाविक था, और एज वेल एज ही वाज ए बिजनेसमैन, और वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था जो व्यापार की खोज में ही निकला था। और वह 1498 में वह भारत पहुंचा। यहाँ से बहुत ढेर सारा सामान वह लाद करके फिर यूरोपियन कंट्रीज में वापस गया, और वहाँ उसे बहुत अच्छी प्रॉफिट मिली, क्योंकि यहाँ की चीज़ों की डिमांड जो थी वह यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छी डिमांड थी यहाँ पर यूरोपियन मार्केट में। तो उसके बाद से उसकी प्रॉफिट को देख करके जो पुर्तगाली कंपनियां थी वो कंपनियां भी भारत में व्यापार करने के लिए जो है अट्रैक्ट हुई, आकर्षित हुई। अब उन लोगों ने बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियां पुर्तगाल से यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए आई। ये लोग यहाँ से सस्ते रेट में सामान को खरीदते थे और अपने यहाँ ले जाकर मतलब यूरोपियन कंट्रीज में बहुत हाई रेट पर बेचते थे। तो इससे इन्हें बहुत अच्छी प्रॉफिट होती थी, बहुत हाई प्रॉफिट होता था। इसके पहले यहाँ पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। जो अरब मर्चेंट्स थे वो वर डोमिनेटेड, उनकी पोजीशन डोमिनेटिंग थी। अरब के जो व्यापारी थे वो यहाँ से ज़्यादा व्यापार करते थे। लेकिन जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियों की एंट्री हुई, जब पुर्तगालियों की एंट्री हुई, तब अरब व्यापारियों का जो बिजनेस था वो धीरे धीरे कम होता गया। इसलिए कम होता गया कि अब ट्रेड राइवलरी शुरू हो गई थी। व्यापार के लिए इन लोगों में आपस में प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई थी। और पुर्तगालियों जो थे, जो यूरोपियन कंट्रीज के थे, क्योंकि ये लोग समुद्र के रास्ते आते जाते थे, इसलिए इनकी जो नौसैनिक शक्ति थी, जो नेवल शक्ति थी, वो काफ़ी अच्छी थी, स्ट्रांग थी। तो इन लोगों ने, जो अरब व्यापारी थे, अरब व्यापारियों को इन लोगों ने भगा दिया, और अरब व्यापारी अब यहाँ की मार्केट से धीरे धीरे करके गायब हो गए। इन लोगों ने अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए, जिनमें से कि उन्होंने कोचीन में और गोवा और दमन, इन 3 जगहों पर इन लोगों ने अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए। मतलब यहाँ पर इन लोगों की फैक्ट्रियाँ होती थी, जहाँ ये सामान मतलब यूरोपियन कंट्रीज से भी सामान लाते थे, यहाँ पर बेचते थे, और यहाँ से सामान ले जा करके वो यूरोपियन कंट्रीज को बेचते। मतलब दे वेर इंगेज इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बोथ, बट मोस्टली देयर फोकस वर ऑन द एक्सपोर्ट। लेकिन मोस्टली उनका जो फोकस था वो ज़्यादा उनका एक्सपोर्ट पर था, क्योंकि यहाँ से वो चीज़ें बहुत सस्ती रेट पर खरीदते थे और विदेशी मार्केट में ले जाकर के मतलब यूरोपियन कंट्रीज में उससे बहुत हाई रेट पर बेचते थे। इससे उनका ज़्यादा फोकस जो होता था वो एक्सपोर्ट पर ही होता था। तो इन लोगों ने 3 जगहों पे अपनी फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सामानों को स्टोर किया जाता था, और फिर यहाँ से ये लोग समुद्र के रास्ते लाद करके अपने जो शिप होती थी, शिप पर लाद करके ले जाते थे और एक्सपोर्ट करते थे। इनबाउंड कन्वर्जन। लेकिन एक समस्या हुई कि ये लोग जो है भारतीयों के विश्वास को धीरे धीरे खोने लगे, क्योंकि इन लोगों का एक मकसद यह भी था कि यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित करना। अब ये लोग फोर्सेबली लोगों को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित करने लगे। इससे यहाँ के लोगों में जो है वह विद्रोह हो गया, और इसलिए वो ईमानदारी पूर्वक अपने ट्रेड को आगे नहीं बढ़ा पाए। इसी समय पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो गया था, और अब ये लोग जो है, जो पुर्तगाली थे, वो अब स्पेन के अधीन हो गए थे। और इंग्लिश ने मतलब कि 16वीं शताब्दी में यहाँ पर इंग्लिश भी मतलब बिजनेसमैन आए व्यापार करने के लिए। तो इंग्लिश जो ब्रिटिश थे, उन लोगों ने स्पेनिश फ्लीट में होता है बेड़ा, समुद्री बेड़ा दोनों की लड़ाई हुई, और 1588 में इन लोगों ने स्पेन को हरा दिया। तो चूँकि उस समय पुर्तगाल पर स्पेन का शासन चल रहा था, इसलिए ये लोग अब पुर्तगाली जो थे वो अब कमज़ोर पड़ गए, और धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने जो है पुर्तगालियों को भी इंडिया के मार्केट से बाहर कर दिया। इन लोगों के बीच में ट्रेड राइवलरी हुई,
व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता हुई और आपस में इन लोगों में लड़ाइयाँ भी हुई। उन लड़ाइयों के कारण धीरे और उसमें ब्रिटिश सफल हुए, क्योंकि ब्रिटिश की जो नेवल पावर थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी इन कंपेरिजन टू द पुर्तगालीज। पुर्तगाली के कंपेरिजन में उनकी जो शक्ति थी, अनुसरण शक्ति थी, वह काफ़ी स्ट्रांग थी और इसलिए पुर्तगालियों को ब्रिटिश ने हरा दिया और वो लोग भारत से लगभग बाहर हो गए। उनका सिर्फ 3 जगहों पे ही वो लोग व्यापार अब करने की स्थिति में रह गए थे, गोवा, दमन और दीव। ये 3 जगहों पर वो लोग केवल फोकस रहे, इन 3 जगहों पर ही वो व्यापार करते थे। बाकी अब इधर नॉर्थ इंडिया और सदर्न इंडिया, इन सब से वो पूरी तरह से बाहर हो गए और एक तरह से फ्रांसीसी जो है इंडिया के मार्केट से अब बाहर हो गए थे। नेक्स्ट आता है डच व्यापारी, जिसे कि नीदरलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड के व्यापारी जो थे, डच व्यापारी, जब पुर्तगालियों को बहुत अधिक लाभ हुआ बिजनेस से, तो बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी अट्रैक्ट हुए इंडिया में व्यापार करने के लिए और वो लोग इंडिया में व्यापार करने के लिए आए भी। उनमें से डच भी थे, जिन्हें कि जो कि नीदरलैंड के थे। तो डच लोग जब यहाँ पर आए तो इन लोगों ने अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए, सूरत में, बरोच में, अहमदाबाद में, मछलीपट्टनम में, चिंसौरा में, पटना में, आगरा में। इन लोगों ने इतनी जगहों पर यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर अपने स्थापित किए। एक्सपोर्टेड, ये लोग क्या करते थे, ये लोग इंडिगो, जिसे कि नील कहा जाता है, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स, साल्टपीटर, ओपियम मतलब अफीम होता है, जो मतलब नशे वाली चीज़ है, इसका मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, ओपियम और साल्टपीटर एक मैटर है जो कि गन पाउडर बनाने के काम में आता है, मतलब बारूद बनाने के काम में आता है। तो ये लोग इन सब ट्रेड्स में इन्वॉल्व थे कि ये लोग इंडिगो यहाँ से खरीदते थे, सिल्क के कपड़े खरीदते थे, कॉटन टेक्सटाइल के कपड़े खरीदते थे, साल्टपीटर खरीदते थे, ओपियम खरीदते थे और ये लोग इसे खरीद कर और यहाँ इनको सस्ते रेट पर मिलते थे। ये चीप रेट पर यहाँ खरीदते थे। दे परचेज नॉट ओनली डच बट आल्सो ऑल यूरोपियन ट्रेडर्स परचेज द इंडियन गुड्स एट द चीप रेट एंड एक्सपोर्टेड इट आर सोल्ड इट इन द यूरोपियन मार्केट एट हाई प्राइसेज। ये यूरोपियन मार्केट में और उसे ऊंचे रेट पर बेचते थे, इससे लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट होती थी। और इसी इंडियन मार्केट पर कब्जा करने के लिए आपस में इन लोगों ने प्रतिद्वंद्विता होती थी। तो डच जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे, उनका नेवल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं था। इनके कंपैरिजन में जो ब्रिटिश थे उनका नेवल पावर ज़्यादा स्ट्रांग था। तो इन लोगों ने और ब्रिटेन जो है वह भारत के मार्केट पर कब्जा करना चाहता था। तो डच से भी उनकी लड़ाई हुई और ब्रिटेन ने डच को हरा दिया और 18वीं शताब्दी तक आते आते जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने डच को पूरी तरह इंडिया से बाहर कर दिया। अब डच जो व्यापारी थे ये इंडिया की मार्केट से बाहर हो गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच की। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्रेंच कंपनीज की। फ्रेंच इन इंडिया, पुर्तगीज जो व्यापारी थे और डच व्यापारी, इन लोगों ने भारत से खूब लाभ कमाया। दे गेन्स प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड इन इंडिया। उन्हें इंडिया से व्यापार में बहुत अधिक लाभ मिला। इसे देख करके जो फ्रेंच थे वो भी इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुए और इन लोगों ने भी भारत में व्यापार करने के बारे में सोचने लगे। इसी समय उन लोगों ने जो फ्रेंच ने ट्रेडिंग कंपनी की इस्टेब्लिश की 1664 में फ्रेंच ने एक जैसे कि फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है, इसे वहाँ के कुछ व्यापारियों ने मिल करके इस्टेब्लिश किया और भारत में व्यापार करने के लिए वहाँ की सरकार से समर्थन मांगा। वहाँ की सरकार ने इन लोगों को फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी को इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी गई और इसके लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने लोन और ग्रांट के द्वारा इन कंपनियों की उन लोगों ने मदद भी की। मतलब फ्रेंच की सरकार ने समर्थन ही नहीं किया बल्कि दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड देम लोन्स एंड ग्रांट। उन लोगों को लोन्स भी दिया गया और ग्रांट भी दिया गया जिससे कि वो लोग अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकें और इन लोगों का बिजनेस व्यापार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा और इसमें लोगों को काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। उन लोगों ने 1674 में
बीजापुर के जो उस समय रूलर थे, जो शासक थे, बीजापुर के शासक से इन लोगों ने 1674 में इन लोगों ने एक थोड़ी सी ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर इन लोगों ने पांडिचेरी नाम का एक शहर बसाया और वहाँ से ये लोग अपना ट्रेड करने लगे, अपना व्यापार करने लगे। धीरे धीरे करके पांडिचेरी जो है एक बिजनेस का सेंटर हो गया। वहाँ बहुत सारे लोग और व्यापारी वहाँ कर आकर रहने लगे। इन लोगों ने उसे फोर्टिफाई भी कर लिया था, किलेबंदी भी कर ली थी, जिससे कि और भी बिजनेस व्यापारी वहाँ पर व्यापार करने के लिए आने लगे और अंत में फ्रेंच कंपनी जो है काफ़ी अच्छा लाभ कमाने लगी। इन लोगों ने जो सेटलमेंट इन लोगों का रहा, जहाँ पर इन लोगों ने व्यापार किया, वो था सूरत, मछलीपट्टनम, माहे और चंदरनगर। ये 3-4 इनके मेन ट्रेडिंग सेंटर थे कि सूरत, मछलीपट्टनम, माहे, चंदरनगर और पांडिचेरी। यहाँ से ये लोग अपना बिजनेस व्यापार करते थे। बाद में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई तो इन लोगों में ट्रेड राइवलरी के कारण इन लोगों में आपस में कई बार लड़ाइयाँ हुई और इन लड़ाई में कभी फ्रेंच जीता तो कभी ब्रिटेन जीता और लेकिन अंत में ब्रिटेन जो है वह जीत गया और फ्रांस जो था वह यहाँ की मार्केट से बाहर हो गया, इंडिया से वो लोग बाहर हो गए। लेकिन इसको जो है वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल इन द नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिटेल बात करेंगे। लेकिन फिर अब बात तुम इस तरह से आप समझ लीजिए कि फ्रेंच जो है वह इतनी जगह सूरत में, मछलीपट्टनम में, माहे में, चंदरनगर में, पांडिचेरी में अपने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए थे। लेकिन बाद में अंत में भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बची। बाकी की जो भी कंपनियां व्यापार करती थी उन कंपनियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार्केट से बाहर कर दिया। उन लोगों से लड़ाइयाँ हुई और लड़ाई करके उन लोगों को यहाँ से भगा दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन किया, 1757 से लेकर के 1857 तक। उसके बाद फिर जो यहाँ का जो शासन था इट गोज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन। यह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में या ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया कि अब उसके बाद कंपनी का शासन ना होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत पर शासन होने लगा था। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही ने भारत को अपना एक उपनिवेश बनाया था, अपनी कॉलोनी बनाई थी, इन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया था, इसलिए अब इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। वी विल डिस्कस इट अबाउट डिटेल्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, इन लोगों ने यहाँ पर बिजनेस किया, व्यापार किया और इससे ये लोग खूब पैसा कमाए। यह देखते हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भी यहाँ व्यापार के बारे में सोचने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। उसका सबसे बड़ा शक्तिशाली जो सबसे पावरफुल चीज़ थी वो थी उनका नेवल पावर, मतलब कि नौसैनिक शक्ति। और इस नौसैनिक शक्ति में उसने पुर्तगालियों को हरा दिया था, डच को भी हरा दिया था, फ्रांसीसियों को भी हरा दिया था। इसलिए वह एक बड़े पावर सेंटर के रूप में उभरे, वो एक बड़ी शक्ति के केंद्र के रूप में उभरे। और इनको हराने के बाद उन लोगों को भी लगा कि भारत में हमें व्यापार करना चाहिए, क्योंकि भारत से व्यापार करने में बहुत फायदा है। तो ये लोग भी भारत में व्यापार करने के बारे में सोचने लगे। इसी समय सर फ्रांसिस ड्राके ने 1580 में पूरे विश्व का उन्होंने चक्कर लगाया और विश्व को चक्कर लगाने से उन्हें बहुत कई मतलब जो ब्रिटिश जो थे उनको कई देशों के बारे में पता चला और कई रास्तों के बारे में पता चला जहाँ से कि अपना बिजनेस व्यापार कर सकते थे। जैसा कि बताया गया कि 17वीं सेंचुरी में जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था 17वीं शताब्दी में, और वहाँ पर जो है काफ़ी अधिक प्रोडक्शन हो गया था। मशीन मेड गुड्स प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पर होने लगा था। इससे उनको मार्केट चाहिए थी और मार्केट की तलाश के लिए उनकी मदद की सन फ्रांसिस ड्राके ने, जो कि पूरे विश्व का उन्होंने 1580 में चक्कर लगाया था। इसी बीच जो ब्रिटिश नेवल पावर था, जो उनकी नौसैनिक शक्ति थी, उसने स्पेनिश आर्माडा को 1588 में हरा दिया था। जैसा कि भी हम लोग पुर्तगालियों के बारे में बात कर रहे थे तब आपको मैंने बताया था। तो ये सब जो उनको सफलताएं मिली, इससे इनके नेवल पावर बहुत अधिक बढ़ गया और ये बिजनेस करने के लिए सोचने लगे। कुछ कंपनियों ने मिल कर 1600 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें कुछ व्यापारी थे, कुछ व्यापारियों का एक ग्रुप था जो कि भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। ये 1600 में बनाया गया।
1600 में 31 दिसंबर 1600 में इसे बनाया गया और इसके बाद इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार से भारत में व्यापार करने के परमिशन मांगी। उस समय इन्हें तुरंत परमिशन मिल भी गया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारत में व्यापार करने की परमिशन दे दिया। लेकिन शुरू से ये बहुत चालाक थे। जो ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश मतलब बिजनेसमैन थे या मर्चेंट थे, वो बहुत ही चालाक थे। इन लोगों ने शुरू से ही जो है कंबाइंड ट्रेड विद डिप्लोमेसी, मतलब ट्रेड के साथ साथ इन लोगों ने कूटनीति का भी सहारा लिया। ट्रेड के साथ साथ इन लोगों ने कूटनीति का भी सहारा लिया। इसी समय इन लोगों ने पुर्तगालियों को भी हरा दिया। पुर्तगाली भी मार्केट से बाहर हो गए। इन लोगों ने सूरत में, बरोच में, अहमदाबाद में, आगरा में, इन कई जगहों पर इन लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाईं। कंपनी के फॉर्मेशन के बाद 1608 में, कंपनी के फॉर्मेशन के बाद 1608 में और 1615 में इन लोगों ने जहांगीर के पास अपना दूत भेजा। ब्रिटिश ने अपना दूत भेजा। ही सेंट कैप्टन हॉकिंस इन 1608 AD। 1608 में इन लोगों ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसने अपना एक दूत भेजा। उस समय के मुगल एम्परर, जो कि जिस समय जहांगीर थे, जहांगीर के पास उन लोगों ने अपना एक दूत भेजा जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर के दरबार में आए और यहाँ पर व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ट्रेड के लिए इन्हें अनुमति मांगी। लेकिन उस समय जहांगीर ने नहीं दिया था अनुमति। फिर इन लोगों ने सर थॉमस रो को भेजा। 1615 में इन लोगों ने सर थॉमस रो को भेजा, जो कि वहाँ के किंग जेम्स फर्स्ट, जो कि वहाँ के मतलब ब्रिटेन के किंग जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर भी थे, सर थॉमस रो। ये भी जहांगीर के दरबार में आए, कोर्ट में आए और इन्होंने जहांगीर से यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए उनसे अनुमति मांगी। जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी भी। जहांगीर ने सर थॉमस रो को ये अनुमति दे दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। ये लोग भारत में व्यापार करना शुरू कर दिए, यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दिए। और उसी तरह से, जिस तरह से कि पुर्तगाली और डच और फ्रांस के लोग करते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे और ले जा करके यूरोपियन मार्केट में अच्छे रेट पर बेचते थे। तो धीरे धीरे करके ये पूरे देश में व्यापार करना शुरू कर दिए। इन लोगों ने व्यापार के साथ साथ ये लोग डिप्लोमेसी का और कूटनीति का भी इन लोगों ने सहारा लिया। इन लोगों को जहांगीर ने बिना टैक्स पे किए हुए, फ्री टैक्स के इन लोगों को बिजनेस व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इन लोगों ने पूरे मुगल साम्राज्य में, सभी मुगल साम्राज्य में इन लोगों ने अपनी ट्रेडिंग कंपनीज भी स्थापित कर ली। इनकी लड़ाइयाँ भी हुई, जो कि इनका बिजनेस व्यापार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। इससे जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके जो व्यापारी थे, उनके जो मर्चेंट थे, उनसे इन लोगों की लड़ाइयाँ भी हुई। उन लड़ाइयों में लगभग सभी लोग धीरे धीरे करके हारते गए और ब्रिटिश उसमें सफल हुए। इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की यहाँ पर सूरत में, बरोच में, अहमदाबाद में, आगरा में। इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और यहाँ से लोग अपना बिजनेस व्यापार करते थे। इन लोगों ने अब अपना रुख साउथ की तरफ किया। ये लोग साउथ में भी व्यापार करना चाहते थे। साउथ में स्थिति इनके फेवरेबल थे, इसलिए कि जो विजयनगर साम्राज्य था, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत पावरफुल रूलर थे, तो विजयनगर साम्राज्य का जो है पराभव हो गया था, टूट फूट गया था, उनका पतन हो चुका था। तो वहाँ पर जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे राजा जो है शासन करते थे। तो इन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला कि ये साउथ में अपना व्यापार करें। इन लोगों ने साउथ में अपनी पहली जो कंपनी थी, वो कंपनी इन लोगों ने फैक्ट्री इन्होंने मछलीपट्टनम में 1611 में खोली। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ में अपनी पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही, जल्दी ही, उन लोगों ने वहाँ से अपनी फैक्ट्री ट्रांसफ़र कर दी और उन्हें मद्रास में कर दी। मद्रास में 1639 में। उस समय मद्रास जो था वो एक मछुआरों का गांव था। वहाँ छोटे छोटे गांव थे कुछ, जहाँ पे कि मछुआरे रहते थे। और वहाँ के कुछ ज़मीनों को इन लोगों ने, वहाँ के लोकल राजा जो उस समय थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे ज़मीन खरीद दी और इन लोगों ने मद्रास के नाम से एक शहर बसाया।
शहर क्या बसाया, उस समय एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री को इन लोगों ने फोर्टिफाई भी कर लिया, मतलब उसमें किलाबंदी कर दी, और वहाँ पर उन्होंने एक किले का निर्माण किया, एक किले को कंस्ट्रक्शन किया, जिसको इन लोगों ने नाम दिया सेंट फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। उन्होंने किले का नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। किलेबंदी होने के कारण वहाँ पर लोग सुरक्षित महसूस करते थे, और वहाँ पर बहुत सारे और भी व्यापारी व्यापार करने के लिए आ गए, और धीरे धीरे करके मद्रास एक बहुत बड़े शहर के रूप में डेवलप हो गया। और बाद में 17वीं सेंचुरी के आते आते तक इन लोगों ने मद्रास पर अपनी जो है सार्वभौमिकता की, मतलब कि उस पर क्लेम कर दिया कि मद्रास ये अब हमारा शहर है, हमारा जो है क्षेत्र है। तो एक तरह से उन लोगों ने उस पर अपने शासन को स्थापित कर लिया था, और उसे उन लोगों ने डिक्लेयर भी कर दिया था, और अब जो है मद्रास लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश के अधीन हो चुका था। इसके बाद इन लोगों को बॉम्बे मिला। बॉम्बे जो है इन लोगों ने एक्वायर किया 1688 में। एक्चुअली जिसे कि मुंबई कहा जाता है, ये 1688 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय जो ब्रिटेन के राजा थे, जिनका नाम था कि चार्ल्स सेकंड, उस समय जो चार्ल्स सेकंड जो राजा थे ब्रिटेन के, उससे इन लोगों ने एक्वायर किया था। एक्चुअली जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि पुर्तगाली भी यहाँ पर व्यापार करते थे। उस समय पुर्तगालियों का बॉम्बे पर कब्जा था। चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाल की राजा की लड़की से, मतलब पुर्तगाल की राजकुमारी से इन्होंने शादी की थी, और इसी शादी के बदले में पुर्तगालियों ने राजा को, मतलब ब्रिटेन के राजा जिनका नाम चार्ल्स सेकंड था, उनको इन लोगों ने दहेज के रूप में बॉम्बे को दे दिया था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा से रिक्वेस्ट किया कि बॉम्बे उनको दे दिया जाए, और उस पर व्यापार करना चाहते थे। तो उस समय राजा ने बॉम्बे को इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर व्यापार करने के लिए दे दिया, और ये लोग बॉम्बे से व्यापार करना शुरू किए, और बाद में बॉम्बे जो है एक बहुत बड़े शहर के रूप में इस्टेब्लिश हो गया। इन लोगों ने अब अपना रुख जो है बंगाल की तरफ किया। बंगाल पे इन लोगों ने पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई 1641 में। इन लोगों ने 1641 में पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद इन लोगों ने कुछ वहाँ के आसपास के गांवों को जो है जिनके नाम थे कि गोविंदपुर, सुतनाती, कालीकट, जो कि गंगा नदी की मुहानी पर था, यहाँ पर इन लोगों ने इन गांवों को खरीद लिया। उससे बंगाल के जो नवाब थे, उस नवाब से इन लोगों ने इन गांवों को खरीद लिया, और उन गांवों को खरीद करके इन लोगों ने वहाँ पर एक शहर ही बसा दिया, और बाद में ये शहर कलकत्ता के नाम से जाना गया। तो कलकत्ता, और अब यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ से अपना बिजनेस व्यापार करना शुरू किया, और जो बंगाल था या जो कलकत्ता शहर था, वह एक मेन ट्रेडिंग सेंटर के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन ट्रेडिंग सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश हो गया। इन लोगों ने और कलकत्ता जिसे उन लोग कलकत्ता कहते थे, वास्तव में इसका जो नाम था, इसका नाम गांव जो थे, गांव का नाम था कोलकाता, लेकिन इन लोगों को कोलकाता कहने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ये लोग उसे कलकत्ता कहने लगे थे। तो 1619 में कलकत्ता जो है एक बहुत बड़े शहर के रूप में डेवलप हो गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना यहाँ से व्यापार करती रही। इन लोगों ने बंगाल के नवाब को, जो कलकत्ता था, जो ज़मीनें इनकी थी जिस पर कि व्यापार करते थे, उसमें रेंट देते थे। बंगाल के नवाब को ये लोग जो है रेंट देते थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रेंट देती थी उस ज़मीन के बदले में। इसी तरह से कर्नाटक, मद्रास के लिए कर्नाटक का जो नवाब था, कर्नाटक के नवाब को ये लोग रेंट देते थे, और इस तरह से धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य सारी यूरोपियन कंट्रीज को, इन सारी कंपनीज को इन लोगों ने बाहर कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक मेन व्यापारिक, एक मेन ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने लगी।
बाद में धीरे धीरे करके इन लोगों ने यहाँ पर शासन भी शुरू कर दिया। जो प्लासी के युद्ध से, बैटल ऑफ प्लासी 1757 से शुरू होता है और ये लोग धीरे धीरे करके 1857 तक आते आते भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया और यहाँ पर ये शासन करने लगे। ये भारत के जो छोटे छोटे राजा थे उस समय, राजाओं को, नवाबों को, ये लोग अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, अपनी कूटनीति के थ्रू, धोखे के थ्रू इन लोगों ने उन राजाओं को हरा दिया और ये भारत पर जो है अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर लिए और यहाँ पर शासन करने लगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल। थैंक्स।